नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज मेरे खास मेहमान हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सर, स्वागत है आपका। एक जाट बहुल राज्य में एक पंजाबी चीफ मिनिस्टर बन जाता है और जनता सोचती है कि मनोहर लाल खट्टर में आखिरकार ऐसा क्या है कि इस तमाम कैंडिडेट्स में आप ही को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। देखिए, पहली बात तो जिस प्रकार से हरियाणा के बारे में आपने कहा, बाकी लोग भी सोचते हैं कि ये इस जाति का बहुल है, उस जाति का नेता है, इस जाति का नेता है। कम से कम मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि हरियाणा में इतने वर्षों तक काम किया है, हरियाणा के इतने लोगों से मेरा संबंध रहा है। वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं। और हरियाणा को हरियाणवी इस नाते से मैंने कभी विचार किया तो ऐसे ही विचार किया कि लोग कहेंगे कि क्योंकि आपकी प्रधानमंत्री मोदी से इतने सालों की इतनी गहरी दोस्ती है, इस वजह से आपको सीएम बनाया गया। मैं कम से कम ऐसा नहीं सोचता। जहाँ तक नरेंद्र भाई मोदी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, हम लोगों ने 5 साल इकट्ठे काम किया, बल्कि 6 साल। 1996 में वो हरियाणा के प्रभारी बन के आए थे। मैं उस समय संगठन मंत्री था। 2001 तक हम लोग इकट्ठे काम किया। लेकिन उन वर्किंग सिस्टम में जो हमारा संबंध जितना था उतना है, और उतना संबंध तो बहुत लोगों का उनके साथ रहा है। तो वो कोई एकमात्र कारण ऐसा है कि जिसके कारण से मुख्यमंत्री बनाया गया, ऐसे कम से कम मुझे तो नहीं लगता। नहीं कि बहुत सारी समानताएं आप में और मोदी में। दोनों बैचलर हैं, दोनों संघ से आते हैं। तो आजकल ये माना जाए कि संघ से आना, आज की तारीख में बीजेपी में अगर आपको कोई टॉप पोस्ट चाहिए तो संघ से आना बहुत ज़रूरी है। संघ से आने का विषय नहीं है। हम संघ के स्वयंसेवक हैं, और संघ का स्वयंसेवक यानी जो संघ हमको संस्कार देता है वो एक प्रकार की हमारे लिए एक हमारा कल्चर बना हुआ है। एक वर्किंग कल्चर के नाते से हमने जो वहाँ से सीखा है, हमारी कार्य पद्धति, देश के प्रति हमारा समर्पण भाव भी है। हमको कम से कम व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसा लगता नहीं कि भी हमें भी कुछ अपना कुछ करना है। देश समाज के लिए काम करना, मनुष्य निर्माण का काम संघ का एक संस्कार है। और वो संस्कार जिसमें भी होगा वो एक अच्छी बात होगी। वो केवल संघ के कारण से ही हो सकता है, संघ के अलावा किसी और में नहीं हो सकता। ऐसा मेरा कोई क्लेम नहीं है। बहुत और लोग भी हो सकते हैं जो संघ में शायद ना भी कभी गए हों, फिर भी समाज में अच्छे लोग हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर किसी दूसरे को कोई प्रतिभा दिखती होगी, वो संघ के कारण से भी हो सकती है, वो किसी और कारण से भी हो सकती है। कुल मिलाकर के प्रदेश के शासन को चलाने के लिए जो बातें देखी गई होंगी, उसमें संघ ही कोई एक कारण रहा होगा, ऐसा नहीं है। आपके विरोधी कहते हैं कि आपको तजुर्बा नहीं है और तजुर्बे की कमी खल रही है। उन्होंने उदाहरण दिया संत रामपाल केस का, जिसमें इतना बड़ा पुलिस ऑपरेशन हुआ, 70 पत्रकारों की पिटाई। उन्होंने कहा कि कोई एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर होता जिसको कि राजकाज कैसे चलाते हैं इसका अच्छा तजुर्बा है, तो शायद ऐसा ना होता। अभी अपनी किसी की कोई धारणा हो सकती है। कम से कम मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हमने रामपाल ऑपरेशन को जिस प्रकार से जो सोचा था, जैसा विचार किया था, उसको हमने पूर्ण किया। पत्रकारों की पिटाई प्लान में गलत है। ये गलत जो हमने सोचा वो ये कि भी पुलिस की गोली नहीं चलनी चाहिए। निर्दोष व्यक्ति को किसी को भी ऐसा हमारे द्वारा कोई नुकसान न पहुंच जाए कि जिसके कारण से हमारे ऊपर ये कलंक लगे कि इतनी सारी मौतें करा दी, इतना सब करा दिया। क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना बड़ा ऑपरेशन, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि भी बिना किसी ऐसी बड़े नुकसान के, जानी नुकसान के, और ये कंप्लीट हुआ, ये शायद पहली बार हुआ है। 6 दिन का ऑपरेशन चले, 15,000 निर्दोष लोग अंदर बैठे हैं, और हज़ारों की संख्या में पुलिस के लोग उस ऑपरेशन को सफल करने के लिए लगे हुए हैं, और फिर भी सामने से गोली चलती है। यानी जो रामपाल के उस ठिकाने से और जो लोग वहाँ बंदूकधारी थे, उन्होंने गोलियाँ चलाई, पुलिस को गोलियाँ लगी, लेकिन पुलिस ने इतना धैर्य रखा कि सामने से गोली नहीं चलाई हमने। पर वहाँ के पत्रकार बहुत खफा हैं आपसे। सब पूछ रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर के रहते आखिरकार 70 पत्रकारों की पिटाई क्यों हुई। मेरा ये कहना कि देखिए, वो एक ऐसी घटना है, उस घटना के लिए सारी बात मैंने पहले बताई है कि पत्रकार अपने काम को करने के लिए अपना रिस्क लेते हैं। मैं इसके लिए उनको दाद देता हूँ कि वो एक सीमा को आगे बढ़ कर के भी अपने पेशे के लिए, उद्देश्य के लिए, अपने जनता के कुछ दिखाने के लिए बहुत आगे तक पहुंचते हैं। लेकिन जिस प्रकार का ये सारा ऑपरेशन था, उसमें एक सीमा से आगे जब बढ़ कर के वो रिस्क में जाते हैं, तो पुलिस भी आखिर उनकी जान को भी बचाना है। पुलिस का काम सुरक्षा देना, उनको बचाने के लिए पिटाई कर दी। सुरक्षा देने के लिए अगर उनको आगे बढ़ने से जब रोका जाए और वो नहीं मानेंगे, और आपस में इस प्रकार का कुछ हुआ भी है। हाँ, ये भी हो सकता है कि उस सारे ऑपरेशन में कुछ पुलिस वालों से सीमा तोड़ करके भी
शायद जो उनको नहीं करना चाहिए था वो कर क्या सकते आपको थे। लगता है कुछ पुलिस वालों ने जानबूझकर ऐसा किया, जानबूझकर आपको बुरी छवि में दिखाने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। कई बार उस समय की परिस्थितियां वैसे पैदा हो जाती हैं, उस परिस्थितियों में से स्पॉन्टेनियस कोई बात होती है, उसकी हम जांच करा रहे हैं कि पहल कैसे हुई। आखिर पहल जैसी होती है ना, बाद के घटनाक्रम इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण था पहल कैसे होती क्या है। कार्रवाई करेंगे आप दोषी पुलिस वालों की? दोषी पुलिस वालों को जो कार्रवाई बनती है, आखिर वो सीमा तोड़ी होगी तो उनको सस्पेंड भी करेंगे, और कुल मिलाकर के जिस प्रकार का दोष उनका होगा उस प्रकार के दोष के लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन एक जांच के बाद जैसा विषय आएगा, कई बार कुछ घटना ऐसी होती है स्पॉन्टेनियस हो जाती है, उस स्पॉन्टेनियस में बाद में उसका स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि फिर आमना सामना होता है। कहीं से उकसाहट जो है पुलिस वाले को हो गई, कहीं से उकसाहट मीडिया वाले को हो गई, वो उकसाने में, कोई लड़ाई को बढ़ाने में जब शुरू हो जाती है ना, लड़ाई बढ़ने में देर नहीं लगती। जैसा एक अपने यहाँ कहावत है कि लड़ाई और लस्सी, इसको बढ़ाने में कुछ नहीं लगता, लस्सी में पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, बस बढ़ जाएगी। लड़ाई में जरा थोड़ा सा उत्तेजित करते जाओ, एक दूसरे के खिलाफ कुछ एक्शन करते जाओ, वहीं लड़ाई पे बढ़ जाती सीएम है। का रोल आता है कि वो ना लस्सी में पानी डालने दे, लड़ाई को आगे बढ़ने दे। नहीं, कोई उस समय इतना समय नहीं था कि भाई, वो तो स्पॉन्टेनियस एक 5-10 मिनट के अंदर हुआ, सारा कुछ हुआ। अब उस 5-10 मिनट में चीज़ें रोक ली गई। उसके अंदर एक पत्रकार का कैमरा भी टूटा है, नहीं टूटना चाहिए था, तो वो बहुतों की पिटाई भी हुई। नहीं, उस समय के बाद तुरंत उसको रोका भी गया। सब पत्रकारों को जिनको चोट भी लगी, उनका हमने तुरंत उसका ध्यान करने के लिए अपने ओएसडी को भेजा, उनका इलाज भी कराया गया, उनकी जो आवश्यकताएं थी वो सब पूरी की गई। तो उसमें हमारी सहानुभूति है, पत्रकारों के साथ पूरी सहानुभूति है। अपना काम करते हुए उनको इस प्रकार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये घटना ऐसी है कि जिसका कोई योजना थी, पूर्व नियोजित था, ऐसा मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं। एक और उदाहरण तो जो दिया जाता है ये कहते हुए कि खट्टर साहब को तजुर्बा नहीं, वो रोहतक के केस का है, जहां पर लड़कियों को पहले आपकी सरकार कहती है कि अवार्ड से नवाजा जाएगा, रिपब्लिक डे पे उनको ऑनर किया जाएगा, फिर कहते कि नहीं हमें पता ही नहीं कि क्या हुआ। वो सब आपने कराया। कैसे? वो इसलिए कि उन सब बातों को जो आप बताएंगे उसके ऊपर आखिर तो हमको भरोसा करना ही है ना, कि लड़कियों ने जब उनकी छेड़खानी की एक आता है विषय कि भी उनको छेड़ा जा रहा था, उन्होंने बहादुरी से उनको पिटाई की है, सब किया है, तो हमको ऐसा लगता है कि मीडिया पर हमको भरोसा करना चाहिए। और लड़कियां यदि आत्म सुरक्षा में या लड़कियां महिला सुरक्षा के नाते से इस प्रकार का एक कदम उठाती हैं, समाज के अंदर एक बुराई है, उस बुराई को रोकने में लड़कियां आगे आती हैं, तो एक सराहनीय काम है ये निश्चित रूप से। तो फिर आपने क्यों वापस ले लिया अवार्ड? जब अगले दिन आप ही सब बताते हैं कि उसका दूसरा वीडियो आ गया, ये और लोग सामने आ गए जिन्होंने कहा कि वो घटना वास्तव वैसी नहीं थी। ये आप कह रहे हैं कि मीडिया ने बताया, सरकार आप चला रहे हैं, दारोमदार आप पर है, तय करना पूरा आप पता कीजिए, फिर अवार्ड पता है, नहीं पता है, करने के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन जब आखिर तो मैंने बताया ना कि भाई हमारे सहयोगी हैं मीडिया के लोग, हम उसको कोई अलग थोड़ी मानते हैं। मीडिया के लोग जो बताएंगे और हम उसके बिल्कुल खट्टर साहब चला रहे हैं, मीडिया थोड़ी चला रही है। हम तो जांच कर रहे हैं उसकी जांच करने के कारण से जब दोनों पक्ष आ गए तब उन्हें उसके जांच के लिए आपको पहले जांच करनी चाहिए थी, अनाउंस करने से ऐसा नहीं होता। कोई घटना होती है उसको ऐसे थोड़ी है कि यहाँ कोई घटना हो रही है और पुलिस को सब वो जांच में पहले ही पता लग जाएगी घटना होने वाली है। 2 ताली बच जाए उसमें, मतलब आपको लगा कि एक अवार्ड अनाउंस हो जाए, नहीं, फिर वापस ले लिया आपने? ताली नहीं। कुल मिलाकर देखिए उस समय एक माहौल सारे देश में ऐसा था कि नहीं, लड़कियों ने अच्छा काम किया है। उस माहौल को लेकर के आखिर बहादुरी तो लड़कियों ने, मानो अगर ये ठीक घटना होगी तो बहादुरी तो है ही है, और घटना में कहीं दोष पाया जाएगा तो जांच के बाद सामने आएगा आखिर इंटेंशन क्या रही होगी। लड़कियों अगर गलत होती हैं तो उनकी कोई इंटेंशन रही होगी, उनको प्लानिंग रही होगी, और ये जो दूसरी घटना है, तीसरी घटना अभी तक जो है, इन्फॉर्मेशन है क्या है आपके पास? नहीं, उसमें जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद ही सब पता आपको लगेगा। लग रहा है कि लड़कियों ने शायद कुछ गलत किया? ऐसा मैं नहीं करता, जांच होगी तो पता लगेगा। कह रहे हैं आपने सर कैंपेनिंग के दौरान कुछ बयान दिए जिनको लेकर खूब चर्चा भी हुई, और महिलाएं खास तौर से आपका जवाब जानना चाहेंगी। एक आपका बयान था कि महिलाएं अगर अच्छे कपड़े पहने तब लड़कों को वो लुभा नहीं पाएंगी, डिसेंटली ड्रेस होना चाहिए, तब उनको लड़के बुरी नज़र से नहीं देखेंगे। क्यों कहा आपने? क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, विषय इस प्रकार से नहीं था। वो विषय था कि आखिर कपड़े पहनने की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। तो मैंने ये कहा कि स्वतंत्रता की भी एक लिमिटेशन होती है। आखिर स्वतंत्रता माने कुछ भी पहने ना पहने, ये विषय थोड़ी होता है। कुल मिलाकर हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक परिवेश एक होता है। हमारे देश काल परिस्थिति के अनुसार हर जगह की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। पश्चिमी सभ्यता में बहुत बातें चलती हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता की हर बात भारतवर्ष में चलेगी और वो भी भारतवर्ष के गाँव में भी चलेगी, ऐसा होता नहीं है। आखिर हमको अपने सामाजिक परिवेश को ठीक रखना है, तो ठीक रखना तो सामाजिक परिवेश जैसा गांव का है या जैसा शहरों का है, जिस जगह का है उसके अनुसार सबको रहना चाहिए। उसमें जो चेंजेस भी अगर आती हैं तो एकदम यानी सडनली आती है, ऐसा नहीं है। सहज सहज आप ये मानते हैं कि अगर लड़कियां पूरा ढक के रहती हैं, ढक के रखना तो नहीं है, लड़कों की बुरी नजर नहीं पड़ेगी? नहीं, ढक के रखने का विषय नहीं है। कुल मिलाकर के जो स्वतंत्रता का विषय है कि कुछ भी पहने, छोटा पहने, ज़्यादा पहने, कम पहने, अब उसमें मेरा यहाँ तक का, कल को आप ये भी कहते हैं ना पहने,
इसका क्या अर्थ हुआ? मेरा सवाल जुदा है। मेरा सवाल यह है कि क्या आपके हिसाब से खाप पंचायत को कोर्ट से बाहर निकलते हुए, 21वीं सदी का ये हिंदुस्तान है, कोर्ट यहां पर चलते हैं, क्या आपके हिसाब से खाप पंचायत को इजाजत है इस तरीके से फैसले सुनाने? बहुत प्रकार की संस्थाएं हैं अपने समाज में। संस्थाओं का अपना एक नियम होता है, संस्थाओं की अपनी एक परिपाटी होती है, संस्थाओं की अपने एक कन्वेंशंस होती हैं। उन संस्थाओं के कन्वेंशंस को एकदम नहीं बदल सकते। डाउरी, सती, ये सब भी तो हमारी संस्था, ये भी तो हमारी मतलब चली आ रही थी कई सालों से, तो बहुत चीजें ठीक बदलने की कोशिश की। हाँ, बहुत चीजें ठीक हो गई। खाप पंचायत, आपको लगता है कि खाप पंचायत की जो व्यवस्था है ठीक है या बदलने की जरूरत? मैं कहता हूँ उसमें जो ठीक बातें हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो गलत बातें हैं वो गलत बातें नहीं होनी चाहिए, गलत बातें नहीं हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि खाप पंचायत ही नहीं होनी चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा। हाँ, खाप पंचायतों की जो गलत कोई बात हो उसको हम कहेंगे कि गलत है, ठीक नहीं है। खाप पंचायत को एक कोर्ट के तौर पर अपना फैसला सुनाने का मनोहर लाल खट्टर के राज में अधिकार है कि नहीं? आपका आशीर्वाद है? कौन सा फैसला, कैसा फैसला? मानो कोई गलत काम हुआ तो पंचायती सिस्टम हमारे यहाँ आज भी है। पंचायती राज सिस्टम है तो क्यों है? पंचायती राज सिस्टम का मतलब ये होता है कि पंचायतें अगर अपना फैसला करती हैं तो सपोर्ट करते हैं सर। उसमें पंचायती राज जो बनाया गया, जो चुनाव से एक पंचायत बनती है, वो और खाप पंचायत में बहुत फर्क है। नहीं, बड़ा ज्यादा अंतर नहीं है। ये पंचायत का जो हमारी जो पंचायत बनाई जाती है, ये आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम उसको एक कानून के अंतर्गत, एक एक्ट के अंतर्गत हम लेके आए कि भैया ये तरीका होगा। वो एक गांव की पंचायत है, एक कई बार 2-3 छोटे गांव की इकट्ठी पंचायत भी हो जाती है। वो एक पंचायत बड़ी पंचायत है जिसकी सामाजिक मान्यता है, और सामाजिक मान्यता की जो पंचायत होती है। कोर्ट का क्या फिर हरियाणा में कोर्ट बंद कर दीजिए आप? नहीं, क्यों आपको हाई कोर्ट चाहिए? कोई कारण नहीं। पंचायत की एक बहुत बड़ी खाप पंचायत बना जी, वही तय कर लें क्या करना है। कोर्ट का काम तो बहुत आसान होता है। कई बार कोर्ट से बाहर अगर फैसले हो जाते हैं तो इसको तो कोर्ट ने भी मान्यता दी है। कई बार कोर्ट के अंदर चलते रहते हैं लिटिगेशन का मामला, 20-20 साल, 33 साल, 40 साल, कोर्ट भी कहता है आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो खाप पंचायत फैसला सुना सकती है। नहीं, फैसला पंचायत कैसे तय करेगी? वहां पे तो कम से कम फर्ज कीजिए लड़का लड़की हैं, बहुत समझदार होना चाहिए, बहुत समझदार, बुद्धिमान, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग उसमें खाप पंचायतों में होते हैं। खाप पंचायत ऐसी नहीं कोई 4 लड़के खड़े होकर खाप पंचायत बना ली। खाप पंचायत का सिस्टम सैकड़ों साल पुराना है या हजारों साल पुराना है। सैकड़ों हजारों साल के बाद जो उस समाज के अनुभवी लोग होते हैं, 20-20, 30, 40 साल का उनको अनुभव होता है, उन अनुभवों के आधार के ऊपर भी बैठते हैं और कई दिन चर्चाएं चलती हैं वहाँ, कई दिनों की बातचीत सुनने के बाद। जुडिशरी है ये? नहीं, जुडिशरी नहीं है, फैसला ही तो सुनाते हैं। नहीं, जुडिशरी नहीं। समस्या होती है, आप कह रहे हैं कि गलती क्या है वो तय करते हैं। सब बातों को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। वो सामाजिक जो कुरीतियां होती हैं, सामाजिक कुरीतियों को जब बढ़ने से रोकना, अगर कोई भी संस्था काम करती है। सर वो कहते हैं कि कम कपड़े मत पहनो, ऐसे कपड़े मत। मैं कहता हूँ एक परिवार, ये भी तो खाप पंचायत के फैसले हैं कि नहीं? एक परिवार है, परिवार, माता पिता भाई बहन, एक परिवार होता है ना। वो परिवार, माता या पिता अपने बच्चों पर कुछ कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी मर्जी है, वो क्या करना चाहते हैं। फिर भी अच्छा परिवार वही होता है जो परिवारों के संस्कारों को ध्यान में रखता है। माता पिता की अच्छी बातें वो हमेशा कहते रहते हैं। कितना ही बड़ा हो जाए, हमारे यहाँ पितृ प्रधान यानी जो हमारा समाज है, बच्चा 40 साल का हो गया, 50 साल का एक आदमी होगा, उसका बाप है 80 साल का, 75 साल का, और अपने पिता के प्रति उसकी श्रद्धा का भाव होता है। पिता कभी भी कोई बात अच्छी कहता, बेटा कहता ये मुझे पिताजी ने मना कर दिया, अब पिताजी ने मना किया है तो मैं इस काम को नहीं करूँ। एक आखिर में सवाल का जवाब दीजिए कि हरियाणा में पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि कई सारे लेबर प्रॉब्लम्स रही, जिसकी वजह से बड़े बड़े उद्योग ने सोचा है कि हरियाणा सेफ नहीं है, हम लोग गुजरात चलते हैं, महाराष्ट्र चलते हैं, कहीं और चलते हैं, तो पलायन हुआ है उद्योग का। आप इसको कैसे बदलेंगे? कैसे सुनिश्चित करेंगे कि गुजरात से आगे निकले हरियाणा? आज की तारीख में गुजरात आगे कि हरियाणा? नहीं, निश्चित रूप से गुजरात आगे है। गुजरात आगे। आप हुडा नहीं मानते थे कभी? माने ना माने, मुझे लगता है, मैं गुजरात भी गया हूँ, हरियाणा में रह ही रहा हूँ, तो इसलिए गुजरात में एक अच्छा वातावरण बना है। हम उसी प्रकार का वातावरण गुजरात का भी बनाएंगे, और गुजरात से भी अच्छी बातें कहीं और से मिलेंगी, वहाँ से भी मिलेंगे। यानी सारी चीज़ें गुजरात से लेंगे ऐसा नहीं है, जहाँ जो चीज़ अच्छी हमको मिलेगी उस प्रदेश से लेंगे, वो किसी के द्वारा संचालित हो। तो इसलिए एक वातावरण अच्छा बनाना पड़ेगा कि उद्योग यहाँ भले बढ़े, फले फूले, यहाँ से उद्योगपति जाए नहीं। कैसे करेंगे? यहाँ की जो उनकी कॉम्प्लिकेशंस है, सिस्टम्स की कॉम्प्लिकेशंस, कानून की व्यवस्था, इंस्पेक्टरी राज, वो करना चाहते हैं, वो टैक्स भी देना चाहते हैं, एक्साइज भी देना चाहते हैं, रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं, प्रदेश की प्रगति में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि हम एक घोषित कार्यक्रम कुछ है, हिडन कुछ और है, तो हिडन जब उनको लगता है कि हिडन और आ गया, और वो खास करके भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के कारण से कभी उनकी ज़मीन के ऊपर तलवार लटकी हुई है, कभी उनके लाइसेंस पर लटकी है, कभी उनका प्रोडक्ट के ऊपर लटकी है, कभी रेट स्ट्रक्चर पर लटकी है। ये सारी जो तलवारें उनके ऊपर लटकी हुई हैं, इसको हम दूर करेंगे। मनोहर लाल खट्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थी मनोहर लाल खट्टर से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।